गुड इवनिंग एवरीवन। अब जैसे कि मैंने कल कहा था कि वी हैव टू स्टार्ट कैलकुलस फ्रॉम द स्क्रैच। मैंने तुम लोग को ये कमिट किया था कि हम लोग कैलकुलस जो कि तुम लोग के एनडीए सिलेबस का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनमें बच्चों की पकड़ थोड़ी सी कम होती है, उसको मैं थोड़ा स्क्रैच लेवल से तुम लोग को एक डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके करवाऊँगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ कि ये उन बच्चों के लिए स्पेसिफ़िकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे कैलकुलस के साथ उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। और इसमें अधिकतर वो बच्चे आते हैं जो लोग अभी 11th से 12th क्लास में गए हैं और ऐसे बच्चों को मिनिमम से मिनिमम जो नॉलेज होता है कैलकुलस में, वो उनके डिफरेंशिएशन के बारे में उनको थोड़ी बहुत आइडिया होती है। और हम लोग का जो कैलकुलस है वो 2 हिस्सों में बँटा हुआ है। टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द कोर्स ऑफ कैलकुलस, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है अपना इंटीग्रल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में हम लोग को टॉपिक्स मिलते हैं। सबसे पहला लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, उसके बाद आता है डेरिवेटिव्स और तीसरा होता है एओडी। एओडी का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये सब करते समय हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बारे में जो बच्चे 11th से 12th क्लास में गए होते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता। उन्हें सिर्फ़ फिज़िक्स में लॉज़ ऑफ मोशन डिराइव करते समय एक बार शायद इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और उसको छोड़ के उनको कोई ख़ास आइडिया होता नहीं है। तो इसके अंदर में हम लोग के पास होता है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, जो कि ऐसे करके जो होता है इंडेफिनाइट। और फिर एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग ये तो लिखते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ एक वैल्यू भी असाइन करते हैं। अब देखो, ये बहुत ही स्क्रैच लेवल की बातें मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ढंग से कर चुके हैं, उनके लिए एक बहुत ही सिली सी बात होगी कि सर ये क्यों बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर में अगर हम ए टू बी लिखेंगे तो वो डेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे यही कहता है कि जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन कभी किया ही नहीं है, उनके लिए साइन भी एक नया होता है। कई बार कुछ बच्चे ये कहते हैं कि इस साइन का मतलब होता है कोई साँप बैठा हुआ है, तो ऐसे ऐसे फीडबैक या ऐसी बातें मुझे सुनने को काफ़ी बार मिली हैं उन बच्चों से जो पहली बार इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, जिनको इंटीग्रेशन के बारे में एबीसीडी भी नहीं मालूम होते। इसके अलावा एक चैप्टर होता है एरिया अंडर द कर्व्स और फिर एक चैप्टर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, मैं ये तो नहीं कहता कि वो बच्चा जो पहली बार कैलकुलस कर रहा है या जिसको सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन ही थोड़ा बहुत मालूम है, उनको मैं बिल्कुल मास्टर बना दूँगा कि वो 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन अगर कैलकुलस के आते हैं एनडीए के अंदर में, जो कि मीन करता है 25 से 30 क्वेश्चन, 25 तो आप मान के ही चलो कि आएँगे ही आएँगे। तो मैं ये नहीं कहता कि वो सारे के सारे क्वेश्चन्स कर लेगा, बट एट लीस्ट अगर वो ध्यान से सुनेगा और स्क्रैच से चीज़ों को सीखेगा, तो मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इनमें से 12-15 क्वेश्चन तो वो करने लायक बन सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि इन आने वाले 30 डेज़ के अंदर में जो बच्चे कैलकुलस में अच्छे नहीं मानते अपने आप को, जो अच्छा मानता है वो तो हो सकता है 20 के ऊपर क्वेश्चन कर ले, 22 कर ले, 25 कर ले, हो सकता है सारे ही कर ले। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है, ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये जो चैप्टर्स हैं, इनमें से तुम्हें क्या करना है और क्या थोड़ा-सा अगर हम लूज़ भी छोड़ दें तो चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव्स, इनको तो मैं एक पॉइंट पे मिक्स कर दूँगा। क्योंकि हमारे पास में लिमिट्स के बहुत सारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, जैसे अगर मैं लिमिट्स की सिर्फ बात करूँ, तो हमेशा पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन लिमिट्स के होते हैं, जिनको हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक नाम लिया है एल हॉस्पिटल रूल का। एल हॉस्पिटल रूल पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन के ऊपर में बेस होता है। तो अगर कोई बच्चा एल हॉस्पिटल रूल को भी सीख ले, तो वो अपने लिमिट्स के 2 या 3 क्वेश्चन जो आते हैं, वो उसको डेफिनिटली कर सकता है और कंटिन्यूटी कहीं न कहीं लिमिट से ही रिलेटेड। ये वर्ड 11th क्लास में बच्चे को पता चल जाता है कि कंटिन्यूटी इज़ समथिंग टू डील विद लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उसने ये कुछ बातें सुन ली होती है और इसके बारे में एक डिटेल स्टडी वो 12वीं में करेगा। तो मैं बेसिकली उसको ये समझा दूँगा कि अगर कंटिन्यूटी का कोई क्वेश्चन आता भी है और उसको नहीं मालूम है कि क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लेना है, तो एट लीस्ट वो मेरे कुछ सेशंस देख के एक आइडिया लगा लेगा कि अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, कुछ स्टेप्स तो मैं इसके करके आ जाऊँगा और इससे तुम्हारे पेपर में 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैं ये कमिट कर सकता हूँ कि अगर वो मेरी क्लासेस को ध्यान से देखे तो इन 4-5 क्वेश्चन में से वो 3 क्वेश्चन तो ज़रूर बना के ही आएगा।
डेरिवेटिव्स पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन है जिसमें डिफरेंशिएशन के टाइप्स होते हैं। 6 टाइप्स के डिफरेंशिएशन होते हैं स्टार्टिंग विथ प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल के बारे में 11th क्लास में टीचर बता देता है। मैथ्स का अगर सही टीचर है तो वो बच्चों को 11th क्लास में प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के बारे में ज़रूर बताता है। इसको छोड़ के चेन रूल होता है, लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म होता है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है। तो ये सारी चीज़ें 12वीं क्लास में पढ़ाई जाती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ-कुछ क्वेश्चंस जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और उनसे मिलते-जुलते क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस च करा सकूँ। कम से कम अगर हम 20-25 क्वेश्चंस भी डिफरेंशिएशन के कर लेते हैं, तो एक बेसिक आइडिया बन जाता है। क्वेश्चन को आइडेंटिफ़ाई करना आ जाता है हमें कि हाँ, भई ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है। जैसे अभी मैंने कुछ नाम लिए चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो बच्चे को एक आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन इस चीज़ का है, तो मैं इसमें अप्रोच ले सकता हूँ। एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है वो 12वीं का है। कि तुमने डेरिवेटिव्स में जो भी सीखा, डिफरेंशिएशन को जो भी सीखा, उसको रियल लाइफ में हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस में इसकी एप्लीकेशन होती है। तो ये थोड़ा-सा बड़ा स्कोप होता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और प्लस 2 में भी इस चैप्टर का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। लेकिन हम लोग को एनडीए लेवल पे बात करनी है, तो स्पेसिफिकली एनडीए में ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं, वो किसी भी फंक्शन का इंक्रीज़िंग, डिक्रीज़िंग और मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर में बेस होता है। तो इसके बारे में मैं बेसिक आइडिया तुम्हें दे दूँगा जिससे कि ऐसा होगा कि अगर क्वेश्चन बेसिक लेवल पे आ रहा है, जो कि आएगा डेफ़िनेटली क्योंकि अगर मैं वेटेज की बात करूँ, तो डेरिवेटिव से 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 3 क्वेश्चन हर वो बच्चा कर सकता है जिसको डिफरेंशिएशन आता हो और मेरे से वो क्लास करेगा तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो वो ट्राई कर ही सकता है, 1 क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। एओडी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि इसमें बेसिक जो 2 चीज़ें मैंने बोली हैं, इंक्रीज़िंग फंक्शन, डिक्रीज़िंग फंक्शन डिसाइड करने वाले क्वेश्चन और मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन। तो इनके अंदर कुछ ट्रिक्स भी होती हैं और पेपर में अगर देखा जाए तो 6 से 7 क्वेश्चन इससे आता है, हर साल। और अगर तुम बेसिक-बेसिक बातें भी सीख लोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन तुम डेफ़िनेटली कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस को अपने काबू में ला सकते हैं। रही बात इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन का एक बहुत बेसिक सा रूल होता है कि इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जो तुमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, ठीक उसका उल्टा कर दो तो वो इंटीग्रेशन होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो नोन एज़ एंटी डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन करते समय खासकर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कई बार देखा गया है कि तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं, मान लो तुम्हें इंटीग्रेशन मैं बताऊँगा, बेसिक चीज़ें तो बताऊँगा, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊँगा, लेकिन एट टाइम्स अगर कभी तुम्हें ये फीलिंग आए कि तुमसे इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, खासकर इंडेफिनाइट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके भी तुम आंसर तक पहुँच सकते हो। और ये मैं तुमको तभी बता सकूँगा जब मैं थोड़ा-सा डिफरेंशिएशन तुम्हें कराऊँगा, तो इसलिए अभी फ़िलहाल सिर्फ़ इस बात को याद रखना कि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में अगर हम लोग ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करना सीख गए, तो कम से कम ये ज़रूर पता कर सकते हैं कि 4 में से 2 ऑप्शन गलत कौन से हैं और फिर बाकी जो 2 होंगे, वो इतने क्लोज़ होंगे कि उसको हम थोड़ा-सा और डिफरेंशिएशन पक्का कर लें, तो आंसर तक भी पहुँच सकते हैं। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। उसके लिए तुम्हें कुछ क्वेश्चंस जो रूटीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद ही तुम्हें वो आएगा और इसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता। 6 से 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो तुम मान के चलो कि इन दोनों को मिला के आता है, तो कम से कम 3 क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन के तुम करने की कोशिश कर सकते हो। डेफिनाइट में अगर बताया हुआ क्वेश्चन आ जाता है मेरा, तब तो ठीक है, अदरवाइज़ यू कैन स्किप दैट। एरिया बड़ा कांसेप्ट है, बड़ा चैप्टर है, ये एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होता है, तो इसमें किसी की भी मास्टरी नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्योंकि प्लस 2 में ये चैप्टर सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर होता है और बोर्ड के पेपर में 6 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो ये बताना इस लेवल पे बहुत मुश्किल है। तो मैंने इसके कुछ शॉर्टकट्स बना के रखे हुए हैं, 12 से 15 शॉर्टकट्स हैं, जिससे लास्ट 2 बार से तो पेपर में क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो मैं वो 12-15 शॉर्टकट्स तुम्हें बता दूँगा, दैट इज़ बेसिकली सम रेडीमेड रिजल्ट्स जिसको पढ़ के हो सकता है तुम्हें पेपर में अगर क्वेश्चन मिल जाए तो तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, वहाँ पे तुम्हें कोई इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ इसके क्वेश्चंस करते समय 1-2 पेज तो लग ही जाते हैं। बोर्ड के पेपर में अगर तुम इसको डिटेल्ड पढ़ोगे जब 12वीं में, जो बच्चे 12वीं में पढ़ चुके हैं या जो पढ़ेंगे, उनको ये बात मालूम होगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा इससे क्वेश्चन 1 या 2 ही आता है, ये भी ध्यान रखना। इसका वेटेज इसी तरह से 1 या 2 क्वेश्चन का है। तो मैं कोशिश करूँगा या बाई लक तुम्हारा अच्छा रहा, तो हो सकता है 1 क्वेश्चन जो आए वो फ़ॉर्मूला जो शॉर्टकट है उन्हीं में से आ जाए। और डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह से तुम्हें रिवाइज़ करा देगा क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों है। तुम ये लगा लो कि 3 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, 3 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन 3 तरह के क्वेश्चन को डील करता है। एक तो उसमें ऑर्डर डिग्री निकालने वाले क्वेश्चंस आए जाते हैं जो कि ईज़ी होते हैं। उसके लिए बस बेसिक नॉलेज तुमको मैथ्स का होना चाहिए
और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करके ऑर्डर और डिग्री निकालने वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, जो कि पेपर में 1 या 2 पूछे जाते हैं। तो ये वो एरिया होगा जहाँ से तुम क्वेश्चन पिक कर सकते हो। तो 3 में से 2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो तुम कर ही सकते हो अगर तुम्हें ये बातें समझ में आ जाएगी। एंड रेस्ट अदर 3 क्वेश्चंस जो मैंने लिखा है दैट इज़ डीलिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा और तुम्हें उसको इंटीग्रेट करके वापस इक्वेशन में लाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए अगर तुमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो, अगर तुम इंटीग्रेशन को नहीं सीख पाए तो। अदरवाइज़ तीनों क्वेश्चन जहाँ पे हम ऑर्डर डिग्री फाइंड कर रहे हैं या इक्वेशन दिया है उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, वो क्वेश्चन बहुत ईज़ी होते हैं। उसके लिए तुम्हारा डेरिवेटिव सिर्फ पक्का होना चाहिए। तो अभी मैंने इन इस 10 मिनट के अंदर में तुम्हें एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि हम लोगों ने किस तरह से अप्रोच लेना है। अब आज की क्लास में सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि लिमिट्स में जो मैं कह रहा हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और जो कि एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर बेस करके होते हैं। तो इनको सीखने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो तुम्हारे बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, e की पावर x हो गया, log x हो गया, a की पावर x हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। अगर मैं ये अज़्यूम करके चलूँ कि इनके फ़ॉर्मूलाज़ तुम्हें लर्न है और अगर नहीं है, तो सबसे पहला काम तुम्हें यही करना है कि जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, हमारे पास जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, उन सब का डेरिवेटिव तुम्हें पता होना चाहिए। अगर मैं तुमसे पूछूँ sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो यू शुड बी रेडी विथ योर आंसर सर cos x होता है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, यू शुड बी रेडी विथ योर आंसर माइनस sin x होता है। तो इस तरह से हमें बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन अगर पता है, तो ये हमारा पहला काम होगा। दूसरा, हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट रूल क्या है और तीसरा, हमें ये पता होना चाहिए क्वोशिएंट रूल क्या है। क्योंकि जब ये तीनों तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा, तो एक चौथा रूल होता है अपना चेन रूल, वो तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाएगा। तो सबसे पहले तो ये चारों चीज़ों पे अगर तुम्हारा कमांड है, तभी जाके हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को सीख सकते हैं और एल हॉस्पिटल रूल तुमको लिमिट्स के क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल रहेगा और पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन के लिए तुम्हें पक्का कर देगा। बट इसके लिए ये जो बाकी ऊपर जो 4 चीज़ें मैंने लिखी हैं, वो बिल्कुल ऑन टिप्स होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर तुम लोग को कुछ फ़ॉर्मूलाज़ लिख के बता दूँ स्टार्टिंग से, बट मेरे लिखने से एक्चुअली कुछ होगा नहीं, तुम्हें इनको ना याद रखना पड़ेगा। लिस्ट तुम्हें मिल जाएँगी, बट अगर तुम्हें कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, जैसे sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस का cos x स्क्वायर x। फिर sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x। तो ये तो हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनके मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव लिख दिए। इसके अलावा बेसिक डेरिवेटिव होता है, जैसे x की पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा n x की पावर में n माइनस, a की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा a टू द पावर ऑफ x log a, e टू द पावर ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x। ये एक और सेट बन गया। उसके बाद आता है हमारा लोगारिथमिक फंक्शन। log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। कोई भी कांस्टेंट अगर है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। मतलब log x का डेरिवेटिव कोई भी कांस्टेंट, अब कांस्टेंट हम लोग किसको बोल रहे हैं, जैसे कोई भी नंबर हो गया 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी है, y और x को छोड़ के, तो उसका डेरिवेटिव 0 ही होगा। उसके बाद आता है हमारा इन्वर्स फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x मॉडुलस में अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कॉसेक इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है इसी के आगे माइनस का। अब यहाँ पे जितने भी मैंने फॉर्मूला लिखे हैं, खासकर ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूला लिखे हैं, उसमें एक पैटर्न को समझने की कोशिश करना कि साइन, टैन और सेक ये सब तुम्हारे सी से स्टार्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो सी से स्टार्ट होते हैं, अगर हम शुरू से देखें तो सी से स्टार्ट होने वाले जितने भी हैं, जैसे ये हो गया cos x, cot x एंड cosec x। इसका जब भी हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग अ माइनस साइन। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो cos x का डेरिवेटिव हमने लिखा है माइनस sin x, cot x का डेरिवेटिव लिखा है माइनस cosec स्क्वायर x,
कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव लिखा है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, साइन इनवर्स एक्स का तुमने जो भी डेरिवेटिव लिखा, लाइक तुमने साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखा 1/√1 का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स एक्स सेम आंसर है, लेकिन उसके आगे तुमने माइनस का साइन लगा दिया। सेम उसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखते समय तुमने देखा कि तुमने भी इसमें भी एक माइनस साइन लगाया है, जो कि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, उसी के सामने नेगेटिव लगा दिया। जैसे टेन इनवर्स एक्स का अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कॉट इनवर्स एक्स के लिए तुमने सिंपल एक माइनस का साइन लगा दिया। अब उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देख सकते हो, और कॉसेक इनवर्स एक्स सिर्फ उसके आगे एक माइनस लगा के मिल जा रहा है। तो सबसे पहला जो मैंने लिस्ट में नाम ऐड किया था कि तुम्हें क्या पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फंक्शन। तो स्टैंडर्ड फंक्शन के सारे डेरिवेटिव मैंने नीचे लिख के तुम्हें बता दिए। तो तुम्हारा पहला काम होगा कि अगर तुम रियल में कैलकुलस ढंग से करना चाहते हो, तो तुम्हें इन फॉर्मूलाज को, इन डेरिवेटिव्स को, स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स को याद रखना बहुत जरूरी है। तुम चाहो तो इसको 5 मिनट में भी याद कर सकते हो, आधे घंटे में भी याद कर सकते हो, 1 दिन में भी याद कर सकते हो। तुम जितना स्लोली काम करोगे, उतना स्लोली तुम लर्न करोगे, लेकिन बिना उसको याद किए हुए तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल सिर्फ एक बात बोलता है कि कोई भी 2 अलग-अलग फंक्शन अगर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके हैं और उनका डेरिवेटिव करना पड़ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे 2 फंक्शंस लिख लिए हैं u और v। अब u और v में से हो सकता है तुमने u को नाम दे दिया फर्स्ट फंक्शन, v को नाम दे दिया सेकंड फंक्शन। उसको तुम इंटरचेंज भी कर देते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इन दोनों के प्रोडक्ट का अगर तुम्हें डेरिवेटिव निकालना है, तो फ़ॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस सेकंड फंक्शन v इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे देखो डेरिवेटिव डेरिवेटिव जो मैं बार-बार बोलता हूँ, तो जैसे डैश लिख देता हूँ। तो डैश जैसे अगर मान लो साइन एक्स के ऊपर मैंने डैश लिखा है, तो इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बाकी इसका और भी मीनिंग होता है, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं इसको, लेकिन उतना तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं। वो तुम जब प्लस टू में पढ़ोगे तो टीचर तुम्हें बताएगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, बट वो सब अभी हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा काम एनडीए के पेपर में आए हुए क्वेश्चन को क्रैक करना है, उसके लिए तुम्हें डेरिवेटिव की डेफिनेशन से कुछ लेना-देना नहीं है। तो प्रोडक्ट रूल जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है, ये होता है तुम्हारा प्रोडक्ट रूल। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही छोटा-सा एग्ज़ाम्पल। जैसे मान लो तुम्हें x इंटू साइन एक्स 2 फंक्शन दिए हैं, इसका डेरिवेटिव निकालना। आप देखो x जो है वो एक अलग फंक्शन है, उसको हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन बोल सकते हैं, और साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल सकते हैं। तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम किसी को भी u बना लो, किसी को भी v बना लो। चलो ऐसा करते हैं, इसको u बना लेते हैं और इसको v बना लेते हैं। तो जब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ u एज़ इट इज़, और साइन एक्स का डेरिवेटिव जस्ट मैंने अभी बताया था दैट इज़ कॉस एक्स। फिर बीच में प्लस का साइन डाला। अब साइन एक्स एज इट इज दैट इज v, और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो तुम्हारा आंसर यही है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश की है, ताकि तुम उसको आराम से रिलेट कर सको कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। क्वेश्चन हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन अगर तुम्हें बेसिक बातें मालूम है और ये स्टैंडर्ड फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला मालूम है, तो तुम इन छोटी-मोटी चीज़ों को आराम से डील कर सकते हो। उसी तरह से अगर मैं क्वोशिएंट रूल की बात करूँ, तो क्वोशिएंट रूल में क्या होगा कि एक फंक्शन तुम्हारा होगा ऊपर और एक फंक्शन होगा नीचे। जैसे u बाई v इस पूरे का डेरिवेटिव। अब u कोई भी फंक्शन हो सकता है, v कोई भी फंक्शन हो सकता है। तुम चाहो तो u को फर्स्ट फंक्शन बोल दो, v को सेकंड फंक्शन बोल दो। फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज u और v का डेरिवेटिव अपॉन में नीचे वाला फंक्शन दैट इज v का स्क्वायर। अब इसमें अगर हम लोग सोचें, तो कॉटेक्स को डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। कॉटेक्स का डेरिवेटिव अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को बताया था, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो हम लोग इसका एक लॉजिकल प्रूफ भी जान लेंगे अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लें यूजिंग दिस कोसेट रूल। तो कॉटेक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स पूरे का डेरिवेटिव। अब ये मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ, ये अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत बेसिक हो गया। तो बहुत बेसिक की बात नहीं है, मैं तुमको एक कॉटेक्स के डिफरेंशिएशन से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वोशिएंट रूल क्या होता है। लेकिन तुम्हारा मेन एम क्या है कि तुमको क्वोशिएंट रूल समझ में आया कि 2 अलग-अलग फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करके हम आंसर तक पहुँचते हैं। वैसे अगर हमें कॉटेक्स का डेरिवेटिव पूछा जाए, तो हमारा रेडीमेड आंसर याद होना चाहिए हमें कि इट इज़ माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉटेक्स का डेरिवेटिव कभी पेपर में आएगा नहीं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, v जो है वो है sin x और u जो है वो है तुम्हारा cos x। फॉर्मूला के हिसाब से sin x एज इट इज cos x का तुम्हें डेरिवेटिव करना है, बीच में माइनस का साइन, फिर cos x एज इट इज
और फिर तुम्हें साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है और नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, दैट इज साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स हमने एज इट इज लिख दिया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ऊपर आ गया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। बाकी माइनस कॉस एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो उसको ऐसे ही लिख दिया, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह में तुम चाहो तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, काम आसान हो जाएगा। अब ऊपर वाले में से माइनस का साइन कॉमन ले लो, अंदर आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शायद मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी ठीक ठाक होगी। ट्रिग्नोमेट्री अगर सबको आता है तो सीधा सा बात है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो ऊपर क्या आ गया अपने पास में माइनस का 1 और नीचे है अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, पूरा आंसर हो जाता है माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, जो कि यहाँ पे। अभी अगर मैं बोलूंगा कि ये मैंने एक बहुत बेसिक सी चीज़ समझाई है, इसमें कोई हाई फाई चीज़ें नहीं समझाई। तुम चाहो तो इसी तरह से 10x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन टूल से करके, अगर तुम बिगनर्स लेवल में हो तो 10x का डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकते हो कि व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस क्वेश्चन टूल। सेम सेक एक्स को भी तुम चेक कर सकते हो, उसका भी मैंने एक आंसर दिया है। कॉसेक एक्स को भी तुम चेक कर सकते हो, उसका भी मैंने एक आंसर दिया है। द मेन एजेंडा इज टू गेट योर सेल्फ क्लियर विथ 3 थिंग्स। जैसा कि मैंने बोला है कि एल हॉस्पिटल रूल लिमिट्स के 2 या 3 क्वेश्चन पक्के करने के लिए हम लोग को 3 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड फंक्शन के सारे डिफरेंशिएशन जो कि मैंने ऊपर लिख दिया है, साथ में प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, और फिर सबसे लास्ट में चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है ये मैं तुम्हें इस सेशन में नहीं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट फिनिश अप विद ऑल दिस थिंग्स। चेन रूल हम लोग कल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। चेन रूल के मैं 2-4 एग्जांपल्स रखूंगा और फिर मैं सीधा उसको एल हॉस्पिटल रूल मतलब लिमिट्स के फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं उसके साथ में डील कराऊंगा। आई होप ये वीडियोस तुम्हें हेल्पफुल होंगे आगे जाके। टुडे इज 31st, तो मैंने आज सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया तुम लोग को विद सम बेसिक थिंग्स। बाकी हम लोग कल की क्लास से एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने, अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि जस्ट शेयर इट एंड व्हाटएवर, नहीं, क्योंकि ये मैं वैसे भी यूट्यूब में डाल ही रहा हूँ, तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सब लोग देख सकते हैं। एंड इससे अगर बेनिफिट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मतलब और क्या करने पे मैं और बेटर तुम लोग को ये चीज़ें बता सकता हूँ। मैं तो अपने हिसाब से ही एक इनिशिएटिव लेके ये चीज़ें समझा रहा हूँ, बट अगर कहीं पे तुम्हें कुछ लगता है कि देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, देन योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तुम मुझे बता सकते हो कि सर अगर आप थोड़ा सा ऐसा कर देते तो हमें ज़्यादा हेल्प हो जाता। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस लेवल पे जो भी करवा सकता हूँ या जो भी करवा रहा हूँ कुछ सोच के ही करवा रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलते हैं, कल मैं इसके ऊपर में फर्दर वीडियो अपलोड करूँगा। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।